टेट 2026 एस्पिरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स पेडागॉजी में एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अधिकांश अभ्यर्थी इसकी गहराई नहीं समझ पाते। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को सिर्फ 10 मिनट में कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं तो ये ऑडियो आपके लिए है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा जो मुख्य मिशन है ना, वो यही है कि हम इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बिल्कुल गहराई तक जाएं। बिल्कुल। और इसके लिए हम आज कुछ बहुत ही बेहतरीन सीटीईटी मैथमेटिक्स पेडागॉजी के नोट्स और इन्फोग्राफिक्स का उपयोग कर रहे हैं। मतलब एक आम धारणा है ना कि बच्चे अक्सर गणित से बहुत डरते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या सच में समस्या गणित विषय में है या फिर हमारे सीखने और सिखाने के तरीके में कहीं कोई बहुत बड़ी चूक हो रही है। ये जो आपने शुरुआत में ही सवाल उठाया ना, ये इस पूरे विषय की एकदम बुनियाद है। क्योंकि जब हम उन घबराए हुए बच्चों के चेहरों की बात करते हैं ना, तो वो पैनिक गणित का नहीं होता है। अच्छा, तो वो पैनिक किस चीज का है? वो पैनिक असल में उस रटंत विद्या के टूट जाने का होता है। मतलब जो रोट लर्निंग होती है ना, जब वो काम नहीं आती। अगर हम ट्रेडिशनल क्लासरूम्स को देखें तो वहाँ गणित को बस एक मशीन की तरह पढ़ाया जाता है। मतलब फॉर्मूले याद कर लो और बस। हाँ, बिल्कुल। छात्र बस सवालों के टाइप और उनके फॉर्मूले रट लेते हैं। उन्हें लगता है कि एक ही पैटर्न के 20 सवाल लगा लिए तो बस गणित आ गया। सही बात है। लेकिन जैसे ही परीक्षा में या किसी असल जिंदगी के सिचुएशन में कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसकी भाषा थोड़ी सी घुमा दी गई हो, तो बस सब ब्लैंक हो जाते हैं। एकदम। वो रटा हुआ पैटर्न काम ही नहीं आता और वहीं से वो घबराहट शुरू होती है। इसके एकदम उलट अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को देखें तो ये पूरी तरह से एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। मतलब छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही सटीक कोट दिया गया है जो कहता है कि समस्या गणित की नहीं बल्कि सीखने की पद्धति की है। लेकिन यहाँ पर ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल आ रहा है। जी पूछिए। मतलब अगर हम रटंत विद्या को बिल्कुल ही गलत मान रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चों को खुद ही हल खोजना चाहिए, तो क्या गणित में ये चीज प्रैक्टिकल है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि गणित में तो यार अंत में सही उत्तर ही चाहिए होता है ना। मतलब 2 और 2 तो 4 ही होंगे। एग्जाम में तो उसी सही उत्तर के मार्क्स मिलते हैं। तो अगर कोई बच्चा रट कर भी सही उत्तर ला रहा है तो उसमें बुराई क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और यहीं पर ज्यादातर सीटीईटी के कैंडिडेट्स पेडागॉजी के सवालों में फंस जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये बात 100% सही है कि एग्जाम में हमें सही उत्तर चाहिए, लेकिन शिक्षा शास्त्र यानी पेडागॉजी के हिसाब से देखें तो हमारा मेन गोल कभी भी सिर्फ सही उत्तर तक पहुंचना नहीं होता है। तो फिर असली गोल क्या होता है? असली गोल है उस पूरी प्रोसेस के दौरान बच्चे के दिमाग का विकास करना, स्वतंत्र अधिगम जिसे हम इंडिपेंडेंट लर्निंग कहते हैं, उसके जरिए बच्चे की मानसिक क्षमताओं को बढ़ाना। जब कोई बच्चा खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, तो वो सिर्फ 50 या 100 जैसा कोई आंसर नहीं ढूंढ रहा होता। वो इस दौरान तार्किक सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर रहा होता है। लॉजिकल थिंकिंग को अगर हम थोड़ा और आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के बीच कनेक्शन ढूंढना। बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चा ये सोचने लगता है कि अगर मैंने ये स्टेप लिया है तो क्यों लिया है, और इसी के साथ उसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी जन्म लेती है। मतलब आलोचनात्मक चिंतन। जी, वो खुद से सवाल करता है कि क्या ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, क्या कोई और बेहतर तरीका हो सकता है। इसके अलावा उसमें क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी भी आती है। सही बात है। जब बच्चा रटता है तो वो किसी और के बनाए रास्ते पर आंख बंद करके चल रहा है। एकदम सही। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो अपना रास्ता खुद बनाता है। और ये जो स्किल्स है ना, ये सिर्फ क्लास के एक सवाल तक सीमित नहीं रहती, ये जीवन भर काम आती हैं। ये तो वाकई बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब हम कोई ऐसी मशीन नहीं बना रहे जो रटा हुआ इनपुट ले और आउटपुट दे दे। हम एक ऐसा दिमाग तैयार कर रहे हैं जो नई सिचुएशंस में सोचना जानता हो। बिल्कुल। लेकिन अगर रटना गलत है तो किसी नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सही और सिस्टमेटिक तरीका आखिर होना क्या चाहिए? इसके लिए मुझे लगता है हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हाँ, और यहाँ एंट्री होती है एक बहुत ही बड़े नाम की, जिन्हें हम आधुनिक गणितीय समस्या समाधान के जनक के रूप में जानते हैं। जॉर्ज पोलिया। जी हाँ, जॉर्ज पोलिया। हमारी सोर्सेज के हिसाब से 1945 में इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी, हाउ टू सॉल्व इट। बिल्कुल। और 1945 का वो टाइम जब दुनिया में इतनी उथल पुथल थी, उस वक्त गणित की फील्ड में ये किताब एक तरह की क्रांति लेकर आई थी, है ना? ये वाकई एक बहुत बड़ी क्रांति थी। मतलब पोलिया से पहले ना मैथ्स को सिर्फ कुछ टैलेंटेड लोगों की जागीर माना जाता था। हाँ, मतलब या तो आपका दिमाग मैथ्स वाला है या नहीं है, बस यही सोच थी। लेकिन पोलिया ने पूरी दुनिया को बताया
कि किसी भी मुश्किल समस्या को सुलझाने का एक यूनिवर्सल और सिस्टमैटिक तरीका होता है और इसे कोई भी सीख सकता है। क्या बात है। उन्होंने पूरी दुनिया को प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4 वर्ल्ड फेमस स्टेप्स दिए। और वो 4 स्टेप्स क्या हैं? पहला है समस्या को समझना, यानी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। दूसरा है योजना बनाना, जिसे रिवाइज अ प्लान कहते हैं। तीसरा, योजना को लागू करना, मतलब कैरी आउट द प्लान। और चौथा है पुनर्जांच करना, यानी लुक बैक। अब ये चारों स्टेप्स सुनने में तो बड़े लॉजिकल लग रहे हैं, लेकिन पेडागोजी के सिद्धांतों को ना सिर्फ हवा में छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल नहीं। चलिए इन्हें किसी असली गणित के सवाल पर अप्लाई करके देखते हैं। हमारे सोर्स में एक बड़ा बेसिक सा उदाहरण है। मान लीजिए क्लास में सवाल दिया गया है कि एक आयत यानी रेक्टेंगल की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें ना। तो एक आयत के सवाल में ऐसा क्या है जो समझने के लिए इतना जरूरी है? देखने में ये बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकली ना ये स्टेप सबसे ज्यादा नाजुक है। वो कैसे? क्योंकि जब बच्चा सवाल देखता है तो उसका दिमाग एक साथ कई दिशाओं में भागता है। अक्सर बच्चे सवाल पूरा पढ़े बिना ही सीधे गुणा भाग करने बैठ जाते हैं। हाँ, वो बस नंबर्स देखते हैं और शुरू हो जाते हैं। रटने की आदत जो है। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम को समझने का मतलब है जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है उसको फालतू के शोर से अलग करना। बच्चे को खुद से 2 बुनियादी सवाल पूछने होते हैं। कौन से 2 सवाल? पहला, क्या दिया गया है? जैसे इस उदाहरण में डेटा है कि लेंथ 10 है और विड्थ 5 है। और दूसरा सवाल कि क्या ज्ञात करना है? यहाँ हमें एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है। जब तक दिमाग में ये क्लैरिटी नहीं होगी ना, आगे का हर स्टेप बिना किसी दिशा के होगा। अरे वाह, ये स्टेप तो इस पैनिक को ही शांत कर देता है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। हाँ, क्योंकि इसने प्रॉब्लम को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट दिया। एकदम सही। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी अनजान जगह के सफर पर जाने से पहले ये फिक्स करना कि आखिर जाना कहाँ है और अभी हम कहाँ खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। और जब ये तय हो गया तब आता है पुलिया का दूसरा स्टेप, योजना बनाना। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जैसे सफर पे जाने से पहले आप अपने बैग में सही टूल्स पैक कर रहे हो। ये टूल्स वाली एनालॉजी आपने बहुत बढ़िया दी। योजना बनाने का मतलब ही है सही स्ट्रैटेजी या सही टूल चुनना। और यहीं पर बच्चे का दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। मतलब उसे सोचना है कि क्षेत्रफल निकालने की मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा टूल लगेगा। जी, क्या वो कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाएगा, जैसे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, या फिर शायद वो बच्चा उस आयत का एक चित्र बनाएगा, ड्राइंग करेगा, ताकि वो विजुअलाइज कर सके कि 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिखते कैसे हैं। या शायद वो नंबर्स में कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करे। बिल्कुल। ये स्टेप पूरी तरह से दिमागी कसरत का है। यहाँ कोई रटा हुआ फॉर्मूला नहीं लगाना है या स्ट्रैटेजी बनानी है। लेकिन यहाँ मुझे एक दिक्कत नजर आ रही है। कैसी दिक्कत? मान लीजिए बच्चे ने गलत टूल चुन लिया। मतलब उसे क्षेत्रफल निकालना था लेकिन उसने पेरीमीटर यानी परिमाप का फॉर्मूला चुन लिया। फिर क्या होगा? यही तो इस मेथड की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अच्छा, वो कैसे? अगर वो गलत टूल चुनता है ना, तो आगे के स्टेप्स में जाकर अटक जाएगा। और जब वो अटकेगा तो उसे खुद रियलाइज होगा कि उसकी प्लानिंग में कोई गड़बड़ थी। रटने वाले मेथड में तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ अटका। सही कहा। लेकिन यहाँ उसे पता होता है कि उसे अपना प्लान बदलना पड़ेगा। ये चीज उसे एक्सपेरिमेंट करना सिखाती है। बहुत बढ़िया। अब एक बार जब स्ट्रैटेजी बन गई, टूल्स चुन लिए गए, तो फिर बारी आती है एक्शन की, यानी तीसरा स्टेप, योजना को लागू करना। हाँ, कैरी आउट द प्लान। दिमाग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल। जैसे फनल के चौड़े वाले ऊपर के हिस्से में हम इनपुट डालते हैं। हमारे पास इनपुट क्या है? लंबाई 10 और चौड़ाई 5। जी। फिर वो फनल की पतली नली में जाता है जहां प्रोसेसिंग होती है। मतलब जो प्लान हमने दूसरे स्टेप में बनाया था उसे यहाँ लागू किया जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ प्रोसेसिंग का मतलब है 10 को 5 से मल्टीप्लाई करना। हाँ, और आखिर में फनल के नीचे वाले हिस्से से एक फाइनल आउटपुट निकलता है 50 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन एक मिनट रुकिए जी। ये फनल वाला एग्जाम्पल सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी तो एक तरह की मशीन वाली प्रोसेस ही होगी ना। मतलब ऊपर से नंबर डालो, बीच में गुणा करो और नीचे से उत्तर निकाल लो। ये तो वापस रटन विद्या जैसा साउंड कर रहा है। हाँ, आपका ये डाउट बहुत वैलिड है। लेकिन इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है उस जागरूकता का जो फनल के अंदर हो रही है। जागरूकता? हाँ, अवेयरनेस। रटने वाले तरीके में बच्चा बिना सोचे समझे बस नंबर डाल देता है। लेकिन पोलिया के इस तीसरे स्टेप में बच्चा हर एक कदम बहुत ध्यान और चेतना के साथ उठाता है। उसे पता है कि वो मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, प्लस क्यों नहीं कर रहा। बिल्कुल।
इस स्टेप का मेन फोकस यही है कि जो मेथड हमने चुना है उसे सही तरीके से अप्लाई करें और कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो। ये एक कॉन्शियस एग्जीक्यूशन है, कोई अंधी मशीन वाली प्रोसेस नहीं। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आता है पोलिया का चौथा और आखिरी स्टेप, पुनर्जांच करना यानी लुक बैक। अब अगर हम थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचें तो क्या ये सच नहीं है कि एग्जाम में या घर पर होमवर्क करते टाइम भी बच्चे इसी स्टेप को सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं? अरे बिल्कुल। मतलब 50 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आया, उसके नीचे 2 लाइन खींची और तुरंत अगले सवाल पर भाग गए। दुर्भाग्य से यही कड़वी सच्चाई है हमारी क्लासरूम्स की। और जो पेडागोजी के एक्सपर्ट्स हैं ना, उनका मानना है कि इस चौथे स्टेप को छोड़ देना सीखने की प्रोसेस में सबसे बड़ी गलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पोलिया का थ्योरी ये साफ कहता है कि आंसर आ जाने पर लर्निंग खत्म नहीं होती, बल्कि उसका एक नया चैप्टर शुरू होता है। पुनर्जांच करने का मतलब सिर्फ ये देखना नहीं है कि कैलकुलेशन सही है या नहीं। इसका मतलब है अपने ही आंसर को गहराई से वेरीफाई करना। मतलब ये सोचना कि क्या इस रेक्टेंगल के लिए 50 का आंसर लॉजिकल लग भी रहा या नहीं। बिल्कुल। क्या हमने यूनिट सही लगाए हैं, ये सेंटीमीटर है या वर्ग सेंटीमीटर है? और सबसे बड़ी बात, क्या इसी सवाल को सॉल्व करने का कोई और भी तरीका हो सकता था जो शायद ज्यादा आसान हो? अरे वाह, इसका मतलब ये स्टेप तो बच्चे को खुद अपना ही टीचर या परीक्षक बना देता है। जी हाँ, ये सिर्फ एक सवाल हल करना नहीं है, ये बच्चों में सेल्फ इवैल्यूएशन यानी आत्म मूल्यांकन की आदत डाल रहा है। और जब कोई खुद के काम को क्रिटिकली देखना सीख जाता है ना, तो वो ज्ञान परमानेंट हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस वाकई बहुत पावरफुल है, लेकिन अब एक बड़ा ही प्रैक्टिकल और शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए। जब ये चारों स्टेप्स क्लासरूम में लागू हो रहे हैं, मतलब बच्चा खुद प्रॉब्लम समझ रहा है, खुद प्लान बना रहा है, उसे लागू कर रहा है और खुद ही चेक भी कर रहा है, हाँ। तो भाई ऐसे में टीचर क्या कर रहा है? क्या टीचर बस एक मूक दर्शक बन गया है जिसका काम सिर्फ क्लास में शांति बनाए रखना है? ये सवाल ना CTET एग्जाम्स में बार बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जवाब है नहीं। इस स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में टीचर कभी भी पैसिव या मूक दर्शक नहीं होता। हमारे नोट्स में ना टीचर के रोल को समझाने के लिए 2 बहुत ही शानदार विजुअल्स दिए गए हैं। कौन से विजुअल्स? एक है लाइट हाउस और दूसरा है छाता। अच्छा, लाइट हाउस और छाता। हाँ, टीचर एक फैसिलिटेटर यानी मार्गदर्शक होता है। अब आप एक लाइट हाउस को इमेजिन कीजिए। क्या लाइट हाउस किसी जहाज को पकड़कर किनारे तक खींच के लाता है? नहीं, वो तो बस अपनी जगह खड़ा रोशनी देता है। बिल्कुल, वो जहाज चलाता नहीं है, बस एक सुरक्षित दिशा दिखाता है और पानी के नीचे छिपी चट्टानों से अलर्ट करता है। तो क्लासरूम में ये दिशा दिखाना कैसा होता है? क्या टीचर हिंट दे देता है बच्चों को? नहीं, टीचर कभी सीधा आंसर या हिंट नहीं देता। वो बस सपोर्ट करता है। वो प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछता है, यानी खोजी प्रश्न। प्रोबिंग क्वेश्चंस जैसे कि? मान लीजिए एक बच्चा बीच में अटक गया है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। अब जो ट्रेडिशनल टीचर होगा वो तो सीधा बोल देगा कि अरे यहाँ 10 को 5 से गुणा कर दो। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में टीचर ऐसा नहीं करेगा। वो पूछेगा, अच्छा बेटा, हमें क्या ढूंढना है? एरिया। तो एरिया ढूंढने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? क्या वो चीजें हमारे पास हैं? अरे वाह, मतलब टीचर ने जवाब नहीं दिया बल्कि सवाल पूछकर बच्चे को ही सोचने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, इससे थिंकिंग ट्रिगर होती है। और वो जो हमने छाते का उदाहरण लिया था ना, हाँ, छाते का क्या रोल है इसमें? टीचर का काम है एक ऐसा सेफ साइकोलॉजिकल माहौल देना, एक छाते की तरह, जहां बच्चे गलतियां करने से डरे नहीं, जहां वो बेझिझक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, एनालाइज करें और इंडिपेंडेंट होकर सॉल्यूशन ढूंढे। ये तो बहुत ही क्लियर हो गया कि टीचर यहाँ इनएक्टिव नहीं है, बस उसकी एक्टिविटी का फॉर्म बदल गया है। वो अब जवाब देने वाला नहीं, सवाल पूछने वाला बन गया है। जी, बिल्कुल सही समझे आप। और दूसरी तरफ स्टूडेंट का रोल क्या है फिर? नोट्स में इसे गियर्स यानी दांतेदार पहियों से समझाया गया है। हाँ, गियर्स का ये रूपक ना लर्निंग के डायनामिक्स को दिखाता है। जैसे किसी मशीन में गियर्स एक दूसरे में फंसकर घूमते हैं, तभी मशीन चलती है ना। बिल्कुल। यहाँ सीखने का सेंटर वो खुद स्टूडेंट है। वो क्लास में चुपचाप पैसिव होकर बेंच पर नहीं बैठ सकता। बिल्कुल। उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन एकदम जरूरी है। मतलब उसे खुद एक्सप्लोर करना होगा। हाँ, वो खुद इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करेगा। और गियर्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर घूमते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कोलैबोरेशन। एकदम। बच्चा अपने क्लासमेट्स के साथ कोलैबोरेशन के जरिए सीखता है।
जब आइडियाज शेयर होते हैं, एक दूसरे की स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन होता है, तभी क्लास में लर्निंग का वो असली पहिया घूमता है। यार ये पूरी फ्रेमवर्क सुनने में तो एकदम परफेक्ट लग रही है। बिल्कुल किसी यूटोपियन क्लासरूम की तरह, जहां हर बच्चा आराम से सोच रहा है, टीचर स्माइल करते हुए सवाल पूछ रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पर आएं, एक आम भारतीय स्कूल की बात करें जहां एक ही क्लास में 40 से 50 बच्चे बैठे हैं जी। और टीचर के ऊपर एक बड़ा सा सिलेबस टाइम पर खत्म करने का भयंकर प्रेशर है, वहां क्या ये मेथड टिक पाता है? ये बहुत ही वैलिड और कड़वा सवाल है। देखिए, कोई भी मेथड 100% परफेक्ट नहीं होता, और एक अच्छे टीचर की पहचान यही है कि उसे अपने मेथड की लिमिटेशंस पता हो। तो इसके फायदे और नुकसान दोनों को बैलेंस करके देखते हैं। जी, पहले अगर फायदों की बात करें तो ये तो अनडिस्प्यूटेड है कि ये मेथड लॉजिकल थिंकिंग को बहुत गहराई से डेवलप करता है। जब बच्चा खुद आंसर ढूंढता है तो उसका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है, उसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, जो लर्निंग उसे मिलती है वो परमानेंट होती है। और रियल लाइफ में भी वो उस लर्निंग को अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल। रटा हुआ तो इंसान 1 महीने में भूल जाता है, लेकिन जो रास्ता खुद खोजा हो उसे दिमाग कभी नहीं भूलता। ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स, लेकिन वो कौन सी लिमिटेशंस हैं जो एक आम टीचर को परेशान कर सकती हैं? सबसे बड़ी और प्रैक्टिकल चुनौती ये है कि ये मेथड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, समय बहुत लगता होगा। अगर हर छोटे बड़े सवाल को हम पोलिया के इन 4 स्टेप्स पर टेस्ट करने बैठ गए तो वो जो सिलेबस पूरा करने वाली बात है ना, वो लगभग नामुमकिन हो जाएगी। सही बात है। दूसरी बात, ये मैथ्स के हर चैप्टर के लिए सही नहीं है। कुछ फैक्चुअल चीजें होती हैं जो टीचर को सीधे बतानी ही पड़ती हैं। और वो जो 40-50 बच्चों वाली बात मैंने कही थी, हाँ, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। इतनी बड़ी क्लास में हर एक बच्चे के लिए वो लाइट हाउस बनना और सबको इंडिविजुअल अटेंशन देना एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और आखिरी बात ये कि क्लास में जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमजोर होते हैं या जिनके बेसिक्स अभी क्लियर नहीं है, वो इस मेथड में बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं अगर उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट ना मिले। मतलब उन पर जो कॉग्निटिव लोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये एक बहुत ही ऑनेस्ट और बैलेंस्ड एनालिसिस हो गया। इससे ये एकदम क्लियर है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल है जिसे टीचर को बड़ी समझदारी से यूज करना होता है। जी। अब अगर हम इस पूरे डीप डाइव को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रैप अप करें, CTET 2026 के लिए वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो एकदम टिप्स पर होने चाहिए? अगर हम रैपिड फायर की तरह देखें तो सबसे पहले इसके जनक कौन है? जॉर्ज पोलिया। बिल्कुल। इनकी फेमस बुक कौन सी है? 1945 की हाउ टू सॉल्व इट। एकदम सही। और कुल कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स: समझना, प्लान बनाना, लागू करना और वापस चेक करना। बहुत बढ़िया। और टीचर का रोल क्या है इसमें? टीचर एक फैसिलिटेटर है, यानी मार्गदर्शक। और ये किस तरह की टीचिंग है? ये पूरी तरह से स्टूडेंट सेंटर्ड यानी छात्र केंद्रित है। बिल्कुल। अगर ये कीवर्ड्स और इनकी लॉजिकल समझ दिमाग में क्लियर है ना, तो पेडागोजी के सवालों में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हमें कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सिर्फ मैथ्स पेडागोजी का एक बोरिंग सा चैप्टर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में सोचने का एक पूरा नजरिया है जो बच्चों के अंदर उस रटने की दीमक को जड़ से खत्म करता है जो उनकी क्रिएटिविटी को खा रही होती है। एकदम सही कहा आपने। अब आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं यहाँ सुन रहे सभी लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी और शायद थोड़ा प्रोवोकेटिव विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। देखिए, हमारी इस पूरी चर्चा में जॉर्ज पोलिया के उन 4 स्टेप्स की बात हुई जो 1945 में आए थे, और हमने इन्हें एक आयत के एक क्षेत्रफल वाले सवाल पर अप्लाई करके भी देखा। लेकिन जरा इस पूरे पर्सपेक्टिव को थोड़ा और ब्रॉड करके सोचिए। जी। क्या ये चारों कदम, मतलब किसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाना, उससे निपटने की प्लानिंग करना, उस प्लान को एक्शन में लाना और फिर पलट कर देखना कि क्या सही हुआ और क्या गलत, क्या ये वाकई सिर्फ गणित के सवालों तक सीमित है? ये बहुत गहरा सवाल है। इमेजिन कीजिए कि कल जब आप एक टीचर के रूप में अपनी क्लासरूम में जाएंगी और मान लीजिए वहां 2 बच्चों के बीच कोई सीरियस झगड़ा या विवाद हो जाता है, या फिर कल को जब आप अपनी ही पर्सनल लाइफ की किसी बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो क्या तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अनजाने में ही सही आपके लिए एक गाइड का काम नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा।
तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा कि क्या शिक्षा शास्त्र की ये विधि सिर्फ एक सीटीईटी का एग्जाम पास करने का टूल है या फिर इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जिंदगी जीने का एक बेहद जरूरी और यूनिवर्सल स्किल है। बहुत ही उम्दा विचार है ये सोचने के लिए। इसी थॉट के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी को सीटीईटी 2026 की परीक्षा और उसके बाद एक टीचर के रूप में आने वाली हर चुनौती के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह तार्किकता के साथ सीखते रहने और नई परतों को खोलते रहने का ये सफर